नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उपेन यादव। उपेन यादव पहचाने जाते हैं आंदोलनों के लिए। उम्र इनकी करीब 35 साल है, लेकिन 300 से अधिक आंदोलन ये कर चुके हैं। 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार पाने के राह को मुकम्मल कर चुके हैं उपेन यादव। और फिलहाल पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर मुखर हैं। राजस्थान में ये एक बड़ा आंदोलन भी फिर से खड़ा करने वाले हैं कि उन बच्चों को रोजगार मिले जिनकी छोटी आंखें बड़ा सपना देखती हैं, और उन बच्चों का कोई हामी नहीं। कोई राजनीतिक संगठन अपने वोटों के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो उम्मीदें लेकर आते हैं पढ़ने के लिए या कोचिंगों में सालों तक मेहनत करते हैं, और जब वो मेहनत करके पेपर देने जाते हैं तो पता चलता है प्रश्न पत्र आउट हो गया। तो बहुत बहुत स्वागत उपेन जी आपका हमारे स्टूडियो में, और हम आपका जो संघर्ष है उसको सलाम करते हैं। तो बताएं, ये कहानी शुरू कैसे होती है संघर्ष वाली? कैसे आप कितने साल के थे, क्यों किया, क्या है ये? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने मेरे 1 साल ज्यादा कर दी। 34 साल का, अच्छा। 35 साल का नहीं, 1 साल में तो बहुत संघर्ष करना है, युवाओं के लिए बहुत कुछ करना है जी। और मैंने खुद ने डीएलएड की है। मैं भीलवाड़ा था, जब मैं डीएलएड करने गया तो मैं वहाँ जब स्टूडेंट हमारी 2 यूनियन बन गई, एक ग्रमदल एक नरमदल। अच्छा। तो आपस में कॉलेज में रैंकिंग कई चीज़ें होती रहती थी। तो मैं नया नया गया था, तो उससे पहले कोई घटना, मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूँ और आर्थिक हालात गंभीर थे। सब्जी खरीद कर मैं बेचता था। कोई एक घटना घटित हो गई थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शिक्षक की जो डीएलएड करने के लिए मैं भीलवाड़ा जाऊँगा। आप रहने वाले जयपुर के हैं? हाँ, मैं जयपुर शाहपुरा मनोरपुर का रहने वाला हूँ। और उसके बाद वो घटना घटित हुई तो मुझे लगा कि मुझे घर नहीं रहना, मुझे घर से दूर जाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डीएलएड करने जाऊँगा और मैं शिक्षक जैसी भर्ती की तैयारी करूँगा 3rd ग्रेड की। तो मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद जब सीनियरों ने रैगिंग ली, वहाँ झगड़ा हो गया और बहुत बात बढ़ गई थी वहाँ। और जब मैंने सोचा कि वहाँ क्या है कि काफ़ी दिन से ये देख रहे थे कि हमारे किसी को साथ मिले, तो वहाँ हम ग्राउंड में जाते थे। तो नए नए थे, तो मैं भीलवाड़ा में था, वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था, रोज़ जाता। मैं शौकीन था क्रिकेट देखने का, खेलने का। तो मैं वहाँ खड़ा रहा, कभी खिलाता नहीं था, नया था, जयपुर से गया हुआ था, भीलवाड़ा अनजान शहर था। एक दिन क्या है कि सामने वाली टीम के खिलाड़ी कम खिलाड़ी पड़ गया, मुझे खिला लिया। मैंने 6 गेंदों में 6 छक्के मार दिए। क्या बात है, युवराज सिंह बन गया। हाँ, और किस्मत थी, लग गए। 6 गेंदों में 6 छक्के मार दिए, तो वो लोग मेरे दोस्त बन गए। जब झगड़ा हुआ तो मेरे से सीनियर थे, सीनियर से झगड़ा हुआ तो क्या वो बार बार रैंकिंग करते थे। मेरे साथ एक आशीष नाम का मेरा दोस्त था, तो अब वो बार बार रैंकिंग करते, तो हमने क्या किया, क्या करें, हम दोनों ने मिलकर और उसको सीनियर को हमने पीट दिया। हंगामा हो गया, सीनियर वाले सारे इकट्ठे हो गए। मैंने वो क्रिकेट खेलते उन लोगों को फ़ोन कर दिया, वो सारे लोग आगे इकट्ठे हो गए। फिर दोनों तरफ से जब विवाद बढ़ा, समझौता हो गया। फिर गरम दल नरम दल चलता रहा। लेकिन मैं शुरू से जो जिनको रूम नहीं मिलता था, जिनको रूम दिलाना, जो कुछ भी, यानी कि सारी मैं लोगों की, युवाओं की, शुरू से मेरी रुचि थी युवाओं के हेल्प करना, तो मैं शुरू से हेल्प करता था। फिर अचानक क्या हुआ कि हमारा कोई बीएड बीएचटीसी का एक मैटर आया। कई लोग आए कि यार हमें हमारे अधिकारियों की लड़ना चाहिए। मुझे नहीं लड़ना, उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लगा कि करना चाहिए। मैं जयपुर आ गया और जयपुर आके शिक्षा संकुल पे 2012 में पहला प्रदर्शन किया। 2012 में मेरी डीएलएड खत्म हो गई। मैं वापस आया, घर आया, घर वालों को मैंने कहा साहब मुझे तो जयपुर जाके तैयारी करनी है। घर वालों ने कहा कि जयपुर हम नहीं जानते, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। मैं घर वालों से झगड़ा करके और मैं मेरे दोस्त के साथ जेपी फाटक जयपुर आ गया। अब मेरा दोस्त एक टीचर का बेटा था। अब मुझे खाना भी नहीं बनाना आता था और पैसे भी नहीं थे। तो कुछ दिन तो उनके साथ रहा और फिर कुछ दिन बाद वो भी देखा कि यार इसको मैं खाना कहाँ से खिलाऊं। वो खाना दोस्त के खा के आने लग गया। तो मैं कुछ दिन भूखे रहने लग गया, उसके साथ नहीं रहा। फिर कैसे जैसे मैंने यहाँ पे संघर्ष किया। जब मैं नेहरू गार्डन पहुँचा, नेहरू गार्डन में शिक्षक भर्तियों को लेकर विवाद चल रहा था कि आरपीएससी से एग्जाम होनी चाहिए, 2012 की भर्ती का समय है। तो वहाँ एक संघर्ष समिति बनी हुई थी, बोले कि क्या करे क्या करे। एक संघर्ष समिति बनी, तो मैं भी उस संघर्ष समिति में शामिल था। लेकिन हमने अध्यक्ष दूसरे को बनाया कि इसके नेतृत्व में हम ये संघर्ष समिति मिलकर संघर्ष करेंगे। हम कोचिंगों में गए, कोचिंगों में से विद्यार्थी को पर्चे बांटे कि आपको सोमवार को नेहरू गार्डन आना है और हमारे संघर्ष समिति का अध्यक्ष ये है। हम सोमवार को जब इकट्ठे हुए, अध्यक्ष गायब हो गया और भीड़ बहुत आ गई। उस दिन मैंने उनका नेतृत्व किया, आरपीएससी वहाँ घेराव किया, विधानसभा सत्र का, ऐसे करते फिर शिक्षा संकुल का घेराव किया, फिर आरटीट का मुद्दा आ गया। ऐसे संघर्ष करते करते जब मुझे लगा कि जब युवाओं का जब किसी को न्याय मिला, उनके चेहरे पे खुशी, उनके माँ बाप का आशीर्वाद मिला, मैंने देखा कि हाँ यार
अपन लड़ाई जीतते हैं तो कितने लोगों को भला होता है, कितने लोगों को न्याय मिलता है। तो उसके बाद मैं कभी पीछे नहीं हटा, मैं लड़ता लड़ती आप कई बार बीच में मैं 2 बार इस्तीफा दे चुका हूँ, लेकिन लोगों ने छोड़ा नहीं। युवा आए, उनकी आस्था, तो लगातार मैं लड़ रहा हूँ लोगों के लिए। तो आपने अब तैयारी खुद ने कंपटीशन की वगैरह? नहीं, मैंने 2013 में जालोर से एग्जाम दी थी और अच्छा पेपर भी रहा था, वेटिंग में मेरा नंबर भी आया था, लेकिन मैं गया नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जब इस सिस्टम में देखा जिस प्रकार पहले अब पेपर लीक की घटनाएं अब ज्यादा घटित हो रही, उस समय भर्तियां कोर्ट में ज्यादा अटकती जाती थी, समय पे भर्तियां की एग्जाम नहीं होना, परिणाम नहीं आना, ये लगातार ये परिस्थितियां देखी। जब हमने संघर्ष किया, न्याय मिला, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं भगत सिंह को ज्यादा मानता हूं कि हाँ उन्होंने भी देश के लिए कुछ किया। जब मुझे लगा कि हाँ कोई ना कोई इस सिस्टम में सुधार के लिए लड़ना होगा, तो मैं लगातार इस लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंच गया। तो आपने अभी उम्र वाला बताया, मैंने 35 बता दिया, आपने 34। इस उम्र में ये जो आपने दाढ़ी बढ़ा रखी है, इसकी कोई खास वजह? ये दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी के बाद पूरे देश में पहली दूसरी दांडी यात्रा है, यानी कि 2 अक्टूबर को दांडी यात्रा 1100 लोगों के साथ मैं गुजरात में कुछ किया था, क्योंकि जून में राजस्थान में आंदोलन किए और जून में आंदोलन को देखते एक नहीं 4-4 मुकदमे दर्ज कर दिए मेरे साथियों के ऊपर, जेल में डाल दिया। तो आखिरकार युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाना था, मेरे पास कोई चारा नहीं था कि हाँ यहाँ आंदोलन करके जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ अलोकतांत्रिक था क्या जिसमें आप पे मुकदमे हो? नहीं, हम गांधी का नाम लेते हो, गांधी ये कहते हैं कि विरोध का हर आंदोलन प्रदीप जी, यहाँ हमारा 16 जून को आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ पे और 13 जून को, और आंदोलन शुरू होते होते हुए क्या हुआ कि हम पीसीसी कार्यालय चले गए थे, वहां से उठकर जन सुनवाई में, तो मुकदमे एक नहीं 4 मुकदमे दर्ज करके जेल में डाल दिया, 10 दिन में जेल में रहा। क्या आरोप थे आपके ऊपर? तोड़ फोड़, पुलिस के मारपीट, जाम उम करना, वो ऐसे निराधार आरोप थे। कितने टाइम जेल में रहे? मैं 10 दिन रहा, मेरे साथी भी रहे, 10 दिन जेल में रहा। फिर यहाँ धरना प्रदर्शन पे रोक लग गई। फिर मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री जी को वहाँ गुजरात में लगाया गया है, सीनियर ऑब्जर्वर है रघु शर्मा जी, यहाँ 10-12 मंत्रियों को लगाया गया। मैंने सोचा कि युवाओं की मांगों के लिए तो मैं चुप बैठ नहीं सकता, लड़ना पड़ेगा, मुकदमे दर्ज हो गए इसका मतलब मैं चुप नहीं बैठूंगा, चुप बैठ जाऊंगा, नहीं, मैं डरने वाला नहीं था। मैंने सोचा चलो यहाँ नहीं तो यहाँ तो पुलिस सुरक्षा रहती है, मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते, चलो गुजरात में चलते, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। कांग्रेस के जो तमाम नेता सब ये मानते हैं कि हम महात्मा गांधी जी का अनुयायी है, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो मैंने सोचा कि हम पैदल चलेंगे तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बुला लेंगे, कांग्रेस के नेताओं को भी शर्म आएगी कि यार ये हमारे युवा, हमारे बच्चे पैदल चल रहे हैं। तो हमने पालनपुर गुजरात से 2 अक्टूबर को 1100 लोगों के साथ, यहाँ इस राज्य से दूसरे राज्य में 1100 लोगों को पैदल ले जाना, दांडी यात्रा शुरू की। पैदल चले, पैदल 150 किलोमीटर पैदल चले। मिले? मैं यही तो घटना बताऊं, पैदल चले, वहां हालात ये हो गई कि रास्ते में कोई रुकने भी नहीं दे, हम सड़कों पे सो गए बिछाने के लिए। एक बार तो राजस्थान के जो अजमेर ब्यावर के ट्रक वाला वो हमें सड़कों पे ऐसे सोता देखा, अपन तरपाल दिया कि नीचे बिछा लो, और पैदल कभी मंदिरों में से कभी क्या पहुंच गए। हम 8 अक्टूबर को वहां पहुंचे जी, और कांग्रेस कार्यालय जाके हमने गुहार की, उठा के जेल में पटक दिया 200 ज्यादा लोग। गुजरात में भी जेल में पटक दिया। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं, जिद्दी हूँ, और जिद के आगे जीत है जी। और हमें रुकने की जगह नहीं, हम खुले मैदान में साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी जी का जो आश्रम बना हुआ उसके बगल में खुले में सो गए। वहां से दूसरे दिन पुलिस ने फिर उठा दिया। फिर हम अलग अलग जगह बैठ गए, कोई रिवर फ्रंट था, कोई मंदिर में था, कोई आश्रम था, ऐसे हर गुरुद्वारे अलग अलग जगह हम बैठ गए। हम लोग वहां रुके। हमने सोचा मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम वापस 17-18 मुख्यमंत्री आने वाले थे। हमने प्लानिंग भी नहीं की, हम जाके वहां मुख्यमंत्री से मिलेंगे। 17-18 तारीख उठा के मुझे ऐसे वहां की क्राइम ब्रांच लेगी। तो गुजरात में फिर गिरफ्तार की सरकार नहीं, यहाँ उन्होंने शिकायत की कि वो वहां के क्राइम ब्रांच वालों को, मैंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, बोले कि राजस्थान से ये मैसेज आ रहा है कि मुख्यमंत्री को खतरा है। अच्छा। उठा के 24 घंटे 22 घंटे के लिए अंदर कर दिया जी। फिर दोबारा कर दिया, मुझे यानी कि 3 बार गिरफ्तार किया गया। आखिरकार एक समय आ गया था मुझे। तो आप राजस्थान के जो प्रभारी थे गुजरात के, रघु शर्मा, वो भी तो युवा नहीं मिले, और एक समय आ गया था युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और युवाओं को तो नहीं, मैंने तो उसके जो उपचुनाव हुए थे जब एमपी के, उस समय मैंने समर्थन दिया था। साथ किया तो उन्होंने लेटर लिखा था राहुल गांधी जी को, उपेन्द्र यादव उनके बेरोजगार संघ के सदस्यों ने समर्थन दिया, हमारी जीत में अहम योगदान, लेटर लिखा था। मैंने तो कांग्रेस को भी समर्थन दिया था। लेकिन एक समय प्रदीप जी आ गया था, मुझे सरदार बन के रहना पड़ा था गुजरात में। अच्छा। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, और फिर मुझे याद है कि 7 नवंबर को रात को 11:30 बजे बाद मुख्यमंत्री जी से हमारे 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की 45 मिनट तक वार्ता हुई। जब मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिया, आश्वासन दिया, फिर राजस्थान लौटे, और फिर मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी अन्य अधिकारियों के साथ 15 नवंबर को वार्ता हुई। लेकिन यहाँ उपचुनाव थे, 20 तारीख को हमारी सरदार शहर में रैली थी, 5000 लोग हमारी रैली में जाने वाले थे। मैं यहाँ से निकला 19 नवंबर को,
मैं पूछा सरदार से बॉर्डर पे, मुझे पकड़ लिया। जी। मुझे पकड़ के श्यामनगर थाना लाया गया। एक दिन तक मुझे नहीं बताया गया। दूसरे दिन जब मुझे, यानी कि 24 घंटे तो अवैध हिरासत में, दूसरे दिन मुकदमा दर्ज किया जाता है 2:30 बजे 3 बजे करीब कि आपके किसी जमीन का मुकदमा कब्जे का। मुझे समझ में नहीं आया। मैं खुद एक तरह से एक रोने लगे, इमोशनल हो गया, क्योंकि मैंने 10 साल युवा बेरोजगारों के लिए दिया है, उनके लिए सड़कों पे सोया, लाठियां खाई, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाया। मैंने कौन सा कब्जा किया? किराए के मकान में रहता हूँ। जब मैं मुझे पेश किया गया, मेरे वकील ने कहा कि जिस मुकदमे का नाम मुझे जिक्र कर रहे हैं, न FIR में नाम, न चालान में नाम, कहीं नाम नहीं है। 6 साल पहले का मुकदमा। और मीडिया को यह बताया गया कब्जा कर लिया, जबकि उस केस में क्या गया कि आपके गवाह में साइन है। जी। मीडिया के सामने कहा गया कि माफिया गिरफ्तार, प्रेस नोट जारी किया, और मुझे अंदर जो उसकी गवाह में साइन है, जबकि साइन मेरे है नहीं। और 6 साल तक यदि मेरे मुकदमा था तो मैं तो शहीद स्मारक पर आंदोलन करता हूं, वही साउथ का एरिया था, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जी। कोर्ट में मुझे वहां पूरा मामला सेट करके मुझे 6-7 दिन तक तो रखा पीसी पे, और मुझे जैसे न्यायालय भेजा, दूसरे दिन में जमानत तो कि मैं हाईकोर्ट। पीसी पे क्या पूछताछ करते? कुछ नहीं, बैठा रहा, कुछ नहीं। देखो, पुलिस प्रशासन ने मुझे परेशान नहीं किया, उन्होंने कहा कि मजबूरी है, सरकार का आदेश है। लेकिन अफसोस इस बात का, मेरा गुनाह यह था कि मैं युवाओं की आवाज उठा रहा था। ये तो समस्या सरकार को हमेशा से रही है। अंग्रेज जब सरकार में थे तो उनको भगत सिंह से समस्या थी, उनको बटुकेश्वर दत्त से समस्या थी, उनको बिस्मिल से समस्या थी। तो इस पे आप तनाव क्यों लेते हैं इतना? तो नहीं, मैं तनाव नहीं लिया जी। अभी ये दांडी यात्रा निकली, दांडी यात्रा निकलते, क्योंकि भगत सिंह ने 1926 में कहा था कि इस देश से गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले यहाँ राज करेंगे। परिस्थितियां क्या बदली हुई नजर आती है आपको? प्रदीप जी, मैं घबरा था ना, तो जून में मुझे 4 मुकदमे दर्ज करके 10 दिन तक जेल में रखा, और 3 बार गुजरात में जेल में रहा, 3 बार, और उसके बाद आते यहाँ जेल में डाल दिया। यानी कि जो 2022 में मैं 20 दिन से ज्यादा मैं जेल में रहा हूँ। और रही बात, मैं ये ये दांडी यात्रा पैदल चले, पैरों में 10 छाले पड़ गए, पैदल 150 किलोमीटर पैदल चले, तो उस समय ये बाल बढ़ गए। तो जब मुझे जेल में डाल दिया गया, मुझे लगा कि ये गलत है, तो मन में एक शपथ, एक विचार आया, और उसको लेकर मैं चल रहा हूँ। फिर मैंने राहुल गांधी जी का एक बयान देखा। राहुल गांधी जी भी दाढ़ी बढ़ा रहे थे, चल रहे थे, और वे चीज ये कह रहे थे कि किसानों के बेटे और बेटियों का मैंने दर्द देखा, वो एक टी-शर्ट में, एक शर्ट में रहते हैं, उनको कितने पीड़ा होती है, उनकी पीड़ा को देखते मैं टी-शर्ट में। तो मैंने सोचा कि मेरे युवाओं की पीड़ा आप समझो, मैं भी टी-शर्ट पहन लेता हूँ, मैं भी सर्दी में टी-शर्ट में रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? कि राहुल गांधी जी का ध्यान चला जाए कि एक और राजस्थान में कोई युवा है जो कह रहा है कि मेरी पीड़ा भी सुनो, मेरी युवा की पीड़ा सुनो, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, तो कम से कम पीड़ा सुनो, इसलिए मैं टी-शर्ट में रहता हूँ। ये संघर्ष की निशानी है। मुझे संघर्ष ने बदल दिया। जब जेल में गया, जेल में जो चर्ची थे, जो नशेड़ी थे, उनके साथ रहना पड़ा। निर्दोष व्यक्ति को 10 दिन तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन मैं इस चीज से नहीं, भगत सिंह भी रहा था, कई लोग रहे थे, तो इस चीज से सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। तो इनका अशोक गहलोत जी की सरकार तो एक सख्त कानून भी लाई है, नकल नहीं हो ये रोकने के लिए। ये सख्त कानून कब है पता है आपको? 14 अक्टूबर को, पिछले साल, जब मैं आमरण अनशन पे बैठा, जब मैं आईसीयू में चला गया, तब इन्होंने ऐलान किया, और मुख्य सचेतक उस समय के तत्कालीन महेश जोशी से, जिन्होंने अनशन तोड़वाया। जी, कानून तो आ गया, लेकिन न्याय नहीं मिला युवाओं को। कानून आने के बाद प्रदीप जी, 1 नहीं 4 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हुआ। कांस्टेबल, वन रक्षक, टेक्निकल हेल्पर, सेकंड ग्रेड। कानून में पर अभी सीएम ने साफ कह दिया है कि जो पेपर लीक हुए हैं उसमें किसी अधिकारी या किसी राजनीतिज्ञ का योगदान नहीं है। तो और सचिन पायलट कह रहे हैं कि ये जादूगरी है। आपको क्या लगता है? मैं राजनीतिक प्रपंच में नहीं फंसना चाहूंगा। राजनीतिक प्रपंच नहीं है सर। सचिन पायलट ने क्या, गहलोत जी ने क्या कहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, यदि किसी का हाथ नहीं तो सीबीआई को जानते दीजिए, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये सवाल, ये प्रदीप जी, ये मैं कह रहा था कि नया कानून में क्या कहा कि 10 साल की सजा का प्रावधान है। सीबीआई को जांच की क्यों मांग कर रहे हैं, जबकि एसओजी इतनी बड़ी संस्था है, वो जांच। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। और जो तमाम नेता और जनता तक भी ये सच ये जाना चाहिए। क्यों मांग कर रहा हूं? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए मांग करती है, लेकिन मैं तथ्यात्मक मांग कर रहा हूं। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, क्या आज तक एसओजी ये बता पाई कि पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड से हुआ या प्रिंटिंग प्रेस हुआ, उसका सरगना कौन सा है? आज तक नहीं बता पाई। उसमें मदर्स कोचिंग को सील किया, उस कोचिंग को वापस सील खुल गई। क्यों खुल गई? गंगाधरी शक्तिमान है सब, उसका आज तक पता क्यों नहीं चला? दूसरा, दिसंबर 2020 में जेएन डिग्री का पेपर लीक हुआ, रद्द कर दिया, दोबारा हो गई, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया हो गई, आज तक उसका पता लग पाया कहां से पेपर लीक हुआ? आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण आया, सदस्य का नाम आया, कैसे बरी हो गया, अब तक पता लगा पाया क्या हुआ?
एसआई में 12 लोग गिरफ्तार हुए, वो पेपर आया उसको रद्द नहीं किया गया, आते पता लगा पाया। रीट में 95 लोग गिरफ्तार हुए, 91 लोग छूट गए। मुख्य सरगना कहा है, डीपी जारी लिखा, क्यों बख्शा गया? इसमें प्राइवेट व्यक्तियों को क्यों लगाया गया? क्यों इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई? जी, हर जगह एसओजी क्यों विफल हो रही है? इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो एसओजी का एक अधिकारी अभी 50 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। किरोड़ी मीणा जी ने एक और अधिकारी का नाम लिया है कि 2 करोड़ रिश्वत लेते हुए उनकी मांग करते हुए अभी जो महिला गिरफ्तार हुई है। किरोड़ी मीणा जी ने इसी आपकी भर्ती परीक्षा में एक सीआई पे आरोप लगाया है। तो क्या एसओजी भी इसमें इन्वॉल्व है? देखो सवाल यह है कि जैसे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कांग्रेस के नेता मंजू शर्मा का बेटा जेल में, धीरेज शर्मा जी। और एसओजी ने सीएचओ भर्ती को लेकर जागृति स्कूल पर मुकदमा दर्ज किया है जी। जून 2022 में, शायद 13 या कितनी जून होगी। आज तक उस बिल्डिंग पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आज तक मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? नया कानून भी आया हुआ है तो कार्रवाई करनी चाहिए ना। एसओजी का मुकदमा है। और रही बात एसओजी के अधिकारियों पे, जो अपने जो सांसद महोदय जी ने आरोप लगाया, तो उनके पास तथ्य होंगे तब आरोप लगाया होगा, जांच होनी चाहिए जी। तो इस चीज की जांच का विषय, जांच के मैं तो इसलिए सीबीआई की मांग कर रहा हूं कि आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ नहीं हूं, न कांग्रेस के खिलाफ हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्ती इनके कार्यकाल में आई है पूरे देश में, मैं कह रहा हूं, मैंने तो धन्यवाद भी दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पेपर माफिया राजस्थान के युवाओं को सपनों को बेच रहे हैं। एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गया, एक नहीं 10 का। गिरोह कितने हैं? गिरोह का नाम आता है सांचौर, जालौर और बाड़मेर का नाम आता है। सांचौर और बाड़मेर की जनता गलत नहीं है, विष्णु समाज गलत नहीं है, वो अराजक तत्व है, वो भी चाहते हैं उन अराजक तत्वों को खत्म करिए। आप सपा एक अभियान चलाओ ना, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन को जेल में डालिए ना, क्यों नहीं डाल पा रहे? थाईलैंड से नेपाल कैसे भाग गए? कैसे लोग जेल से छूट रहे? अभी इसमें सेकंड ग्रेड में 58 लोग गिरफ्तार हुए, 41 लोग कैसे छूट गए? कैसे कमजोर पैरवी थी? कैसे सिस्टम ऐसा घटिया सिस्टम है? अरे आप एक ऐसे उम्र कैद की सजा का प्रावधान करिए, आप तत्काल रासू का कानून लागू करिए। रासू का कानून लागू किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, तो 12 महीने तक जमानत नहीं होगी। मैंने एक सवाल उठाया कि नया कानून आने के बाद 4 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और कानून में यह कहा गया तक हम संपत्ति जब्त करेंगे, 10 साल की सजा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, तो उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं? बोले कि नहीं, ये कानूनी विधि में टाइम लगता है, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए हम नहीं कर पाए। तो मैंने कहा भाई रासू का लागू करो, जेल में डालो, 12 महीने तक वो अंदर रहेगा, जब तक सारा काम हो जाएगा, बुलडोजर भी चल जाएगी, संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। एक्शन लेना होगा। सबसे बड़ा सवाल है, देखो हमने सवाल, नियत का सवाल है सबसे बड़ा, कि आप नियत से उस कानून को लागू कर रहे हैं। प्रदीप जी, पूरे राजस्थान में मैं 7 रैलियां कर चुका हूं। तो एसओजी की मिलीभगत को लेकर अपन बात कर रहे थे कि एसओजी पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं जो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए से लगते हैं। रीट परीक्षा में करीब 2800 बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था एसओजी ने, और उनमें से अधिकांश बच्चों का आरोप है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए लेकर जो खास लोग थे उनको छोड़ दिया गया। जालोर का ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक सब इंस्पेक्टर की बेटी उस मामले में प्रथम दृष्टया पूछताछ के लिए बुलाई गई, बाद में पता चला कि पुलिस विभाग से है इसलिए छोड़ दी गई, और दूसरे जो आम लोग हैं वो फंसा दिए गए। तो क्या जांच एजेंसियां सही में ये खेल कर रही हैं? देखो प्रदीप जी, सवाल यह है कि एक नहीं 10 भर्ती परीक्षाओं को पेपर लीक हो गया, क्यों हो रहा है? रुकना चाहिए था ना, एक अभियान चलाना चाहिए था ना, इन गिरोह को खत्म करना चाहिए था ना। आज आसान शब्दों में, मुझे इस बात का दुख होता है, आसान शब्दों में नेता, मंत्री, सब अधिकारी कह देते हैं हमने पेपर रद्द कर दिया है, हमने अपराधी को पकड़ लिया है। वो कभी जानने की कोशिश करता है कि जो युवा बेरोजगार 2 साल से 3 साल से तैयारी करता है, कोचिंग में, लाइब्रेरी में अपने आप को झोंक देता है, कर्जा लेकर तैयारी करता है। एक व्यक्ति की सामान्य परिस्थिति होती है क्या? मैं कई युवाओं को ऐसा जानता हूं जो प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन वो प्राइवेट जॉब 6 महीने पहले इसलिए छोड़ देता है कि मैं 6 महीने तैयारी कर लेता हूं और मैं इस बार लग जाऊंगा तो मेरे परिवार की आर्थिक हालत सुधर जाएगी। लेकिन अब रद्द कर दिया, क्या दोबारा वो प्राइवेट जॉब छोड़ पाएगा? दोबारा तैयारी कर पाएगा? वो आर्थिक मानसिक स्थिति का नुकसान हुआ क्या नेता बता पाएगा? किसी नेता, किसी एमएलए, मंत्री और किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी की बेटी रीट 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड इनकी तैयारी नहीं करती है, उनको दर्द का नहीं पता। आसान शब्दों में मैंने कह दिया कि हमने भर्ती रद्द कर दी, अपराधी को पकड़ लिया। अरे यार, उसको दर्द को जानिए, वो रोते हैं, मैंने उनके आंसू देखे हैं, उनको रोते हुए देखा मैंने 24 तारीख को, उनका दर्द देखा है। इसलिए पूरे राजस्थान में 7 रैलियां निकाल दी, युवा आक्रोश महारैली, और कल विधानसभा घेराव भी करे, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा कानून लाओ ना, अपराधी 2 साल तक नहीं छोड़े, उसको उम्र कैद की सजा का प्रावधान करो ना। आप ऐसा एक्ट लेके आओ ना, कोई एक्ट लेके आओ, ये छूट जाते हैं। आप बताइए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? रीट में 95 लोग गिरफ्तार हुए, 91 से ज्यादा लोग छूट गए, इसमें 58 लोग पकड़े, 41 लोग छोड़ गए। तो ये क्या सिस्टम है? युवाओं सपनों को बेचने वाले जेल से बाहर आ रहे हैं। पर कानून तो सख्त आ जाएगा मान लीजिए, लेकिन जैसे कुछ नाम आपने गिनाए, जारोली का नाम गिनाया, वो जो बंदा अभी भाग गया नेपाल, मलेशिया, कहाँ, तो बाज तो उड़ जाएंगे, कबूतर पकड़ के उम्र कैद में डाल दिए जाएंगे। तो क्या ये भी
नहीं तो हम कह रहे प्यादे नहीं, सरगनाओं का पता लगाओ ना। जैसे सुरेश मिश्री गिरफ्तार हुआ, सुरेश डाका, इनको देने वाले कौन थे? आरपीएससी में दिया या बाहर दिया, कौन नेता? इनका खुलासा होना चाहिए था। अभी तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच करवाई, पता लग जाएगा। और मैं एक चीज आपके चैनल पे स्पष्ट कह रहा हूं कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, पीसीसी भी कह रहे हैं कि न कोई नेता न कुछ नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा एडजस्ट हो, मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाए जोधपुर में सांसद के तौर पे। तो माता पिता की क्या पीड़ा रहती है कि बेटे इस तरह से फेल हो जाते हैं? तो उस पीड़ा को तो सीएम साहब को तो ढंग से समझना चाहिए कम से कम। मैं गाँव में जाता हूँ ना, तो युवा बेरोजगार है जो वीडियो, युवा बेरोजगार अपने भविष्य के, उनके माँ बाप मेरा वीडियो देखते हैं। मैं जाता हूं कि बेटा आपका वीडियो देखते हैं, हमारे भर्ती का क्या हुआ, बच्चे, इनकी माँ बाप खुद ये देखता है मेरे बेटा और बेटी क्या होगा, भगवान के हाथ जोड़ते हैं, कहीं से कर्जा लाके पढ़ाते हैं। आज युवा बेरोजगार के साथ माँ बाप की परीक्षा होती है। आज वो इतना प्रताड़ित है, दुखी है, पेपर लीक होता है, रोते हैं, वो खाना नहीं बनता है। नेताओं को क्या पता दर्द का, युवाओं का क्या दर्द है? यदि आप बताइए, मैं आज एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, चुनाव होते हैं, किसी नेताओं की वोट की पेटी तो लीक नहीं होती जी। क्यों नहीं होती? युवाओं के भविष्य क्या, पेपर लीक क्यों हो जाता है? क्यों वो पेटी बच जाती है, क्यों लीक नहीं होती? जी। क्योंकि वहां वो उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, पूरी सुरक्षा होती है। यहाँ युवा बेरोजगारों की सुरक्षा क्यों नहीं होती? भविष्य की सुरक्षा करनी होगी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान करना होगा। युवा और जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगा। इस बार पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए, नौकरी रोजगार के लिए वोट करेगा। पूरे राजस्थान में मैं भी युवा जागृति जो न्याय एवं रोजगार दो यात्रा मैं भी निकाल रहा हूं, और युवा इस बार बोलेगा, युवा बोलेगा, कहेगा कि मेरा भविष्य बचाया जाए। जी। जीत की चाबी युवाओं के पास होगी प्रदीप जी। युवा को हमेशा फुटबॉल समझ लिया, एक बार वो पार्टी गोल करी, एक बार वो करी है, लेकिन युवा समझदार हो गया। जैसे गुजरात में जो हुआ कि वो एक मस्त बीजेपी में चले गए लोग, तो यहाँ भी बीजेपी की ओर जाएगी चीजें या कैसे होगा? नहीं, विकल्प बहुत है, युवाओं के पास विकल्प बहुत है। देख रहे हैं कि कौन युवा हितैषी है, कौन सा नहीं। नेता वो है। बातें तो जैसे कांग्रेस ने की वैसे ही वो कर देंगे कि साहब हम आपको पेपर लीक मुक्त देंगे। कानून कई बार बदला है, पेपर लीक हर सरकार में हुआ है, पिछली सरकारों में भी हुआ, वो सरकार चलेगी, ये एक भी पेपर लीक हो गया ना, देखना उल्टे पांव नेताओं को दौड़ाएंगे युवा। मैंने तो आपको अभी देखा क्यों है। नहीं दौड़ा रहे आप? अरे अभी युवा तैयारी में जुटा वादा है, तो इन्होंने भी किया। तैयारी में जुटे है ना। अभी पता कि हमारी 3rd ग्रेड की अब फरवरी में एग्जाम है, जी। तो युवा तैयारी में जुटे। युवा मौका खोना नहीं चाहता है, उनको पता है मेरे परिवार को समृद्ध और मजबूत बनाना। युवा की मजबूरियां है। जी, जी। जिस दिन युवा सड़कों पर उतर गया ना, तो हालात गंभीर हो तो जाएंगे। अच्छा, आपने रघु शर्मा के लिए कोशिश की थी 2018 के जो उपचुनाव में, तो ऐसी कोशिश बाद में भी किसी के लिए हो सकती है अगर मान लीजिए कोई समर्थन देता है आपको? नहीं, हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था। राहुल गांधी जी से मैं भीलवाड़ा मिला, फिर कांग्रेस कार्यालय में बैठकर जो प्रमोद तिवारी जी जो उनके राज्यसभा सांसद है, पवन खेड़ा जी मेरे साथ बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समर्थन दिया था। फिर आप भी अरेस्ट हो गए जब उनका नहीं, अरे मेरे को तो जेल में डाला। आप कहते हैं तो बीजेपी का है। अरे भैया, मैं 5 साल बीजेपी सरकार में लड़ रहा था, अब कांग्रेस सरकार में लड़ रहा हूं। अरे मैं तो मेरे युवा बेरोजगारों का उनका दर्द जानता हूं, उनकी पीड़ा जानता हूं, उनके आंसू जानता हूं। मैं देखता हूं, मैं हर भर्ती का नाम बता रहा था, क्यों बता रहा हूं? उनकी पीड़ा मैं देखता हूं, मिलता हूं, जानता हूं, भागता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। अच्छा, एक सवाल, ये पेपर लीक वाला आप जो संघर्ष कर रहे हैं इसके लिए आप स्तुत्य हैं, हम आपको वंदन करते हैं। आरपीएससी में जो इंटरव्यू प्रक्रिया है उसमें एक नेता के परिवार के 3 जनों के 80-80 नंबर आ जाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को लेके आरोप चले, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये क्या सही है कि वहां के जो मेंबर हैं वो इस तरह का करते होंगे या करते हैं? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, जहां इंटरव्यू पड़ता होगी वह भाई भतीजावाद चलेगा, भ्रष्टाचार चलेगा। खत्म कर दीजिए ना। हमने मांग उठाई, जहां खत्म करना था वहां खत्म किया नहीं, और कुछ में 5-7 भर्तियों में खत्म कर दिया। देखो हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया, खत्म करना चाहिए ना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अगर मान लीजिए इंटरव्यू व्यक्तित्व का परीक्षण अगर उसे खत्म तो कम कर दो ना, 100 की जगह 10 नंबर का कर दो, Exactly. नंबर कम कर दो। लेकिन फिर भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार कैसे चलेगा? जी आपने उदाहरण दिया जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेता की जो तानाशाही चल रही है नेताओं की, वो ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी। युवा देखना, आक्रोश, युवाओं का आक्रोश भारी पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा हूं, तमाम भर्ती परीक्षा में या तो इंटरव्यू खत्म करो या बहुत न्यूनतम अंक रखो, जिससे भ्रष्टाचार नहीं, ये भाई भतीजावाद नहीं हो। इंटरव्यू भी मतलब या तो खत्म हो। हाँ। छोटी भर्तियों में तो लगभग खत्म सभी कर ही सरकारें दिया, खत्म कर रही हैं, और पेपर लीक सभी संस्थानों में हो रहा है। आप ये देखिए, एक सवाल सिंपल सा मैं पूछना चाहूंगा कि जब प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट हो सकते हैं, तो एकेडमिक परीक्षाओं के पेपर कितने सुरक्षित है राजस्थान में? आप देख ही रहे थे ना, कल परसों एक कोटा का वायरल हो रहा था। लेकिन सवाल यह है कि प्रदीप जी, एक सबसे बड़ी चीज बताऊं, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा।
राजस्थान में फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट बड़ा व्यापार चला, हजारों लोग तो नौकरी भी कर रहे हैं जी। अभी जो भूपेंद्र सारण जो अपराधी पकड़े गए थे, जो उनके घर पे बोरे मिले, 12 बोरे मिले, उसका खुलासा क्यों नहीं करे कि 12 गोलों में किसकी डिग्री डिप्लोमा है, किस किस को उन्होंने लगा दिया? खुलासा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपने देखा विधानसभा में तो फर्जी यूनिवर्सिटी का भी नाम आ गया था कागजों में। तो ये बताओ, ये भी बड़ा उद्योग धंधा है। जो आदमी फर्जी डिग्री डिप्लोमा लाके नौकरी करेगा वो क्या राजस्थान का विकास करेगा? चलिए, इन चीज़ों पे आप संघर्ष कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे उपेंद्र जी ये है कि ऐसे माँ बाप आपके हमारे जैसे जो अपना पेट काट के बच्चों को भेजते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और उनके लिए क्या नौकरियां हैं ये सरकार को खुद को पता नहीं है कि वो इस साल इंजीनियरिंग में 1000 डिग्री दे रहे हैं। क्या 1000 इंजीनियर लगाने की उनकी क्षमता है प्राइवेट में या सरकारी में? वो डेटाबेस सरकार के पास नहीं है, केवल हिंदुस्तान में ये है। बाकी दुनिया में जो विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र, उसमें व्यवस्था होती है कि हम इंजीनियरिंग की इतनी डिग्री देंगे क्योंकि हमें इतने इंजीनियर चाहिए। यहाँ मर्जी आए जैसे कॉलेज खुल रहे हैं, मर्जी आए जैसे डिग्रियां बांटी जा रही है। वैध, मैं अवैध पे तो जा ही नहीं रहा कि साहब आपको शारीरिक शिक्षक कितने चाहिए आपको पता नहीं है और आप डिग्रियां करवाए जा रहे हो। आपको शिक्षक कितने चाहिए होंगे 10 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में, सरकार के पास कोई डेटाबेस नहीं है। तो ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि साहब तुम कंप्यूटर का कोर्स कर लो तो लग जाओगे, तो उनकी ये सोच कितनी बदलने की आवश्यकता है कि भाई आप क्या करवाओ अपने बच्चे को कि वो नौकरी लग ही जाए, भले ही सरकार सोच सरकार बदले जी। मुझे भी पता है, आपको पता है सरकारी क्षेत्र में इतनी जॉब नहीं है। लेकिन 2 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक तो राज्य सरकार मेडिकल में एक्सपोर्ट करे, बाहर करे, क्योंकि बाहर विदेशों में बहुत आवश्यकता है, जरूरत है। आज युवा ग्रामीण परिवेश के भेजने के लिए तैयार है अपने बच्चे को, यदि अच्छी जॉब मिलेगी तो एक्सपोर्ट करे। रास्ता पता नहीं है। हाँ, राज्य सरकार करे ना, पहले एक्सपोर्ट करे। इसके अलावा आप देखते हो अखबार टीवी चैनल में देखते हैं कि फलाना नौकर ने वो चोरी की, किसी का गला काटा, भाग गया। आप राज्य भर में हर जिला स्तर पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, और 7.5 से 8 करोड़ हमारे राजस्थान की जनता है। अधिकतर मुझे लगता है कि 50 लाख या करोड़ के लोगों को, लगभग परिवारों को, किसी को कुक चाहिए, किसी को ड्राइवर चाहिए, किसी को नौकर चाहिए, किसी को हेल्थ कर्मचारी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। हम वहां से ट्रेनिंग करवा के हम कहें कि राज्य सरकार यहाँ से उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, सही बात है। तो वो इसलिए लेगा कि हाँ सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, ठीक है, उसकी सैलरी का भी एक हाँ, निर्धारण होगा। बिल्कुल निर्धारण होगा, सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, दोनों की जवाबदारियां तय हो जाएगी। बताइए कई लोगों को रोजगारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, तरीके से मिलेगा। एक तो ये बेरोजगारी दर भी कम होगी, एक तो ये ट्रेनिंग सेंटर, कुक चाहिए तो कुक ले लेगा, ड्राइवर चाहिए ड्राइवर ले लेगा, क्योंकि कुक और ड्राइवर और जो नौकर, ये कई लोगों की शैक्षणिक योग्यता कम वाले जो बेरोजगार हैं उनकी भी खपत होगी, उनको भी न्याय मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके अलावा एक परिवार में 10 सदस्य हैं। एक गांव की, जो मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं बता दूं, 10 लोग हैं। तैयारी हमारे क्या कि माँ बाप तैयारी करें, 10 को करते हैं, लेकिन धीरे धीरे माँ बाप परिवार को पता लग जाता है कि आर्थिक स्थिति खराब है, और 10 में से 2 लोग ही पढ़ने में होशियार है, 8 लोग नहीं, तो 8 को वो प्राइवेट जॉब करा देते हैं, किसी को चाय की दुकान, किसी कपड़े, कुछ भी वो प्राइवेट जॉब करवा देते हैं। लेकिन 2 लोग तैयारी को उनकी पूरी जी जान झोंक देते हैं, 2 लोगों का नंबर भी आ जाता है। या तो अच्छा पेपर हो तो पेपर रद्द हो जाता है, या पेपर में नंबर आ गया, एग्जाम आ गया तो भर्ती कोर्ट में अटक गई, रुक गई। तो हम कह रहे हैं कि सरकार यदि सही समय पे उसको जॉब मिल जाए तो 10 परिवारों का सदस्य परिवार मजबूत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए महत्व गांव में सरकारी जॉब का एक 7 पीढ़ी तक उस परिवार मजबूत हो जाता है। तो कैसे मजबूत हो जाता है? 2 नंबर वाले से, या क्योंकि तनख्वाह तो आपको पता है, हमें भी पता है। नहीं, देखो एक जब सरकारी जॉब मिलती है तो समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ठीक है। 5वां गोत्र बदलती है, सोच बदल। आज पता है 5वां गोत्र लोगे शादी नहीं होती है, 5वां बोले सरकार लड़का लड़की नौकरी लगे कि नहीं लगे, तो 5वां गोत्र गाँव में लग चुका है, जी, तभी शादी हो रही है गाँव में, ये हालात ये बन चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार बेरोजगारी इधर राजस्थान के, हरियाणा के बाद 2nd नंबर पे, तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलकर यहाँ इनकी खपत करनी चाहिए, और सरकारी क्षेत्र में जो घोषणाएं प्रतिवर्ष जितने विभागों में रिक्त होते हैं उन पदों पर समयबद्ध तत्काल भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे वो परिवार मजबूत हो सके। उपेंद्र जी, दूसरे राज्यों के बच्चे यहाँ बहुत सारे जॉब पा जाते हैं क्योंकि हमारा जो सेटअप है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, है ना, तो और दूसरे राज्यों में ये व्यवस्था है कि आप वहां पे टांग नहीं अड़ा सकते। मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को 20 से 21 राज्यों के वो स्टडी करके कागज, मैं पूरी रात में जाके वो कागज इकट्ठे किए। आप बिहार में जाओगे तो कह दिया कि बिहार का निवासी होना चाहिए, बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, ऐसे करके 20 से 21 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते। यहाँ कोई है बाबाजी का भंडारा, कोई भी आओ, तो ये मांग उठा रहे हैं, कल भी उठा रहे हैं कि मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को सरकारी भर्तियों में प्राथमिकता मिले। जी। आप कह दो कि यहाँ का, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है,
हाँ, आप मूल निवास हो हाँ आपका। हाँ, या कोई बोनस अंक दिया जाए, ऐसे करके राजस्थान के बेरोजगार स्थानीय भाषा आनी हाँ, चाहिए। गुजरात में ये व्यवस्था है, है ना? महाराष्ट्र में ये व्यवस्था हाँ है हाँ, क्या? तो ऐसे करके राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, तो ये मांग हम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र में हरियाणा में 75% कर दिया कि प्राइवेट नौकरी में 75% हरियाणा को लोगों को लेके, तो 80% यहाँ के लोगों को ले लो, ये भी सरकार को करना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज कह रहा था प्रदीप जी, मैं लगातार मांग कर रहा हूँ युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग। क्यों मांग कर रहा हूँ? क्योंकि आपने माटी कला बोर्ड बना दिया, केस कला बोर्ड बना दिया, विप्र बोर्ड बना दिया, अलग अलग जातियों के बोर्ड इसलिए बना दिया कि जातियों से वोट लेने हैं, उनके विकास के लिए भी और वोट के लिए भी। लेकिन सभी जाति के युवा बेरोजगार भटक रहा, क्या धरना प्रदर्शन के लिए पैदा हुआ क्या? जी। सड़कों पर जा रहा है, लाठियां खा रहा है, जेल में जा रहा है। मैं ये चाहता हूं न तो उपेन्द्र यादव की आवश्यकता होगी, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता है, एक बोर्ड बने, कोई भी बेरोजगार जाए कि साहब मेरी ये दिक्कत है, परिणाम जारी नहीं हो रहा, पेपर लीक हुआ, ये शिकायत है, तो वहां शिकायत करे तो संबंधित बोर्ड का अध्यक्ष, मंत्री, अधिकारी और पीड़ित बेरोजगार साथ बैठे और उसको बताए कि तेरे परिणाम में देरी का कारण यह है, तेरी एग्जाम कब होगी, विज्ञप्ति कब है, तो उसको संतुष्ट करे। अब वो भटकता रहता है, कभी आरपीसी चक्कर काटता है, कभी बीकानेर काटता है, कभी हाईकोर्ट काटता है, कभी सचिवालय काटता है। क्या युवा बेरोजगार को अधिकार नहीं कि अपनी बात रख सके? जानने का अधिकार नहीं मंच नहीं है। है अब कहां जाए वो? ये मांग लगातार कर रहे हैं हम। जी। मैंने तो ये कह दिया, कई नेताओं को ये लगा कि यार उपेन्द्र यादव मांग इसलिए करे, इसका अध्यक्ष बनना चाहता है। मैंने कहा मैं स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, नहीं बनूंगा। लेकिन मेरा बेरोजगार बात तो रखे। मैं जब कार्यालय में बैठता हूं, वहां सैकड़ों बेरोजगार आते हैं, उनकी जनसुनवाई मैं करता हूं, जिनको मंत्री और एमएलए को करनी चाहिए, सरकार को करनी, उनकी जनसुनवाई मैं करता हूं, उनके साथ जाके मैं अधिकारियों के सामने कहता हूं साहब सुनो। मैं पागलों जैसे पूरे दिन भागता रहता हूं, तो कम से कम उन्होंने मेरे युवा बेरोजगार को माध्यम तो चाहिए। क्या युवा को जानने का अधिकार नहीं, उसकी भर्ती कब आएगी, कब विज्ञप्ति जारी होगी, कब परिणाम जारी होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कब दस्तावेज सत्यापन होगा। यहां तक तो युवा बेरोजगार हर चीज के लिए संघर्ष करता है, दस्तावेज सत्यापन के लिए भी संघर्ष, ज्वाइनिंग के लिए भी, आंसर की के लिए भी, हर चीज के लिए संघर्ष करता है। तो ये आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन युवा को बुला रहे, लेकिन युवा अब समझदार हो गया, इसलिए मांग बुलंद भी करे, सरकार को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो ये थे उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र यादव राजस्थान में संघर्ष के परिचायक हैं उन युवा बेरोजगारों के लिए जिनको सुनने के लिए कोई मंच नहीं है। उपेन्द्र यादव की मांग है कि सरकार कम से कम एक ऐसे बोर्ड का गठन करे जहां कोई भी बेरोजगार अपनी परिवेदना, अपनी अभ्यर्थना लेके जा सके कि क्यों उसकी बात सुनी नहीं जा रही और कहां उसकी बात अटक रही है। उपेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे लगातार बात करने के लिए। हम और भी मुद्दों पे उपेन्द्र जी से रूबरू होंगे। आप 23 तारीख से एक बड़ा प्रदर्शन जयपुर में शुरू कर रहे हैं, तो हमारी अपील रहेगी कि जो उपेन्द्र जी की पीड़ा को अपने साथ साझा करते हैं, आपको लगता है कि आपकी पीड़ा वैसी ही है जिनके हामी उपेन्द्र यादव हैं, तो आप उनके साथ जुड़िए। और युवा बेरोजगारों का नाम लेके ही, किसानों का नाम लेके ही यह सरकार सत्ता में आई थी और यही युवा बेरोजगार और किसान दोनों ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी उस बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, हमारे कर्ज माफी का क्या हुआ। तो और आपसे अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को और हम कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। साथ ही आपकी कौन सी पीड़ाएं हैं जिन पर हमें लोगों से बात करनी चाहिए, आप हमें बताएं। और इस वीडियो को अधिकाधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।